हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी क्या है। और सक्रियता श्रेणी में इसके अंदर पूरी जानकारी लेंगे इसकी। और दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। और तीसरे नंबर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन विन्यास के साथ ही हम बिंदु की संरचना भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं 3.2 2.5 सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी यहाँ तक कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। विस्थापन की क्रिया आपने देखी। विस्थापन का मतलब होता है जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। इस क्रम में इसके घटते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक, यह जानने के लिए देखते हैं आगे। सारणी है 3.2 सक्रियता श्रेणी धातुओं की अभिक्रियाशीलताएं। सबसे पहले नंबर पर इसमें रखा गया है पोटेशियम को। तो पोटेशियम इससे पहले नंबर पर, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसके बाद आएगा सोडियम, इसमें रखा गया है, ये उससे कम क्रियाशील है, अर्थात पोटेशियम सोडियम को यहाँ से विस्थापित कर सकता है। और इसके बाद आएगा कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ देखा जाए तो पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम दोनों को विस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम केवल कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है। यहाँ आपको देखने में जो ऊपर बैठा है वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, नीचे वाला बैठा है, ये नीचे वाला है, वो ऊपर वाले दोनों को विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम से भी कम, मतलब ये डाउन में नीचे की ओर जा रही है। ठीक, और एल्यूमिनियम, इसके बाद है जिंक, फिर है आयरन, लेड, इसके बाद हाइड्रोजन। ये घटती हुई क्रियाशीलता को बताया गया है कि यहाँ पर देख रहे हैं तो लेड इनमें से ऊपर वाले में से किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकता, इनको विस्थापित नहीं कर सकता लेड। यदि हम देखें तो यहाँ से पोटेशियम से लें तो पोटेशियम से लेकर यहाँ पोटेशियम से आयरन तक, इनमें से किसी को भी विस्थापित नहीं कर पाएगा लेड। आयरन तक ये किसी को भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। और ये सारे के सारे ही तत्व लेड को विस्थापित कर सकते हैं। यही घटती हुई अभिक्रियाशीलता है इनकी। आगे देखते हैं। यह देख पा रहे होंगे आप कि लेड के बाद आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर मिलेगा। ठीक है, कॉपर के बाद मरकरी है। ठीक, फिर इसके बाद है सिल्वर, फिर है गोल्ड। गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की कैटेगरी में आता है। ये किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकता है, ये आप देखेंगे। तो ये सक्रियता श्रेणी है। तो सक्रियता श्रेणी वह है जो विस्थापन अभिक्रियाओं के आधार पर अभिक्रियाशीलता को उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, वही उसमें विस्थापन श्रेणी कहलाती है। ऊपर से आप इसकी परिभाषा को नोट कर सकते हैं। पेज नंबर 51 पर 51 पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप देख लें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये 51 पेज नंबर पर दिए गए हैं आपको क्वेश्चन आप देखें। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो क्वेश्चन में बताया गया सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अर्थात मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। उसका मुख्य कारण है कि केरोसिन में ना तो सोडियम घुलता है, ना उसके साथ में कोई क्रिया करता है। ठीक, और ना ही वायु नमी के साथ में क्रिया कर पाता है। इसीलिए उसे केरोसिन को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। उसके साथ साथ में ये बताया जाता है, उसमें ये बताना आवश्यक है कि सामान्यतः सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है जो वायु की नमी के साथ में क्रिया कर लेता है। इसीलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये केरोसिन में ना तो घुलता है ना वायु नमी के साथ क्रिया कर पाता है। ये आपको उसमें
यहाँ पर लिखना है। ठीक, इसके बाद अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखी, तो अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखी। सबसे पहले बताया गया कि अभिक्रियाओं के लिए कौन कौन से समीकरण लिखे जाएंगे। लिखा गया है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखी, तो इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण में पहला है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया का समीकरण देना है और जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की क्रिया का समीकरण हमको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भाप के साथ आयरन की क्रिया का समीकरण। भाप के साथ आयरन की क्रिया का समीकरण हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि भाप के साथ आयरन की क्रिया किस प्रकार से हो पाएगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पर आयरन Fe है और भाप का अर्थात होता है जल। यहाँ पर हम लेंगे जल H2, ये हमने ले लिया H2। यहाँ जब ये क्रिया करेगा तो किस प्रकार से क्रिया होगी यहाँ आप देखेंगे। क्रिया करने के पश्चात ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो आपको यहाँ पर लिखना Fe2O3, ये आप लिख देंगे Fe2O3। और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, उसे आप लिख देंगे H2। अब इसकी बैलेंसी पूरी करना है हमें, बैलेंसी पूरी कर लेंगे हम। इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 3 है यहाँ पर दी हुई जी फेरिक ऑक्साइड में, और यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। इसमें 3 से गुणा करने के पश्चात आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गई है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 हो गई है। तो यहाँ पर हम 3 दूनी 6 अर्थात 3 का गुणा हाइड्रोजन में कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आयरन की संख्या देख लेते हैं, यहाँ पर आयरन की संख्या 2 है, तो हम आयरन में 2 का गुणा कर देंगे। तो ये आपकी सबसे पहली क्रिया हो जाएगी भाप के साथ आयरन की क्रिया। ये इस क्रिया का समीकरण हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है जल के साथ कैल्शियम की क्रिया तथा पोटेशियम की क्रिया जहाँ पर दी गई उसे और देख लेते हैं। हम देखेंगे नंबर 2 पर जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जल के साथ कैल्शियम की क्रिया को देख लेते हैं। जल के साथ कैल्शियम की क्रिया किस प्रकार से होगी। ये कैल्शियम है Ca, जैसे यहाँ लिख दिया है मैंने, और जल के साथ इसे क्रिया कराना है तो जल का सूत्र मैं यहाँ लिख दूंगा H2 जल का सूत्र है यहाँ पर। ठीक है, ये जल का सूत्र ले लिया मैंने, H2 यहाँ पर लिख दिया है। अब इसकी क्रिया यदि हम जल के साथ करा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप सूत्र जानते हैं, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने के लिए Ca कोष्टक चालू, उसके बाद O, फिर लिखेंगे H, इसमें आप कोष्टक बंद कर देंगे, बाहर लगा देंगे इसमें 2। ठीक, प्लस में आप हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। अब बैलेंसी पूरी करने के लिए आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इसकी बैलेंसी पूरी होना है। हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 है, तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ मैं आगे 2 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर से 2 लगाने से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। ये यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, गुणा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 इसमें ऑक्सीजन है, कैल्शियम की संख्या 1 ही है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाएगा समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा इसका। ठीक, अब हम देखेंगे पोटेशियम धातु के साथ जल की क्रिया। अब पोटेशियम धातु की जल के साथ क्रिया देखना है ये, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पोटेशियम धातु के, ठीक, जल से क्रिया कराना है इसे, तो मैं लिख देता हूँ प्लस H2 यहाँ पर लिख दूंगा, ये H2 लिख दिया। इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर एरो। ठीक, पोटेशियम धातु की जब जल से क्रिया कराते हैं तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा KOH। ये फिर साथ साथ में यहाँ पर गैस ये निकलती है, आप बताइए कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिख देंगे हम इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ लिख दी। ठीक, यहाँ बैलेंसी पूरी करने के लिए देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 है, इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 है। इसे पूरा करना नहीं, यहाँ पोटेशियम ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या 1 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 H यहाँ भी लगाया, तो मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा पहले। तो ये यहाँ H की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। 2 यहाँ निकल चुके हैं, 2 यहाँ लेने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये
तो के की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ के आगे भी 2 लगा दूंगा, पोटेशियम के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे आपके पोटेशियम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, जल के साथ क्रिया करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है और इस क्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित तो होती है, ठीक है ना, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रिया जो ऊपर दी है, जिसमें दिया गया कैल्शियम के साथ क्रिया, ये क्रिया बहुत धीमी गति से होती है इसकी जल के साथ में, जबकि पोटेशियम के साथ में ये क्रिया होती है तीव्र गति से होती है और उसमें ऊष्मा भी निकलती है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ लिखा गया है ए, बी, सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके विलयन में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार सारणीबद्ध किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हो सारणीबद्ध किया गया है। पहले लिखा गया है आयरन सल्फेट का विलयन। आयरन सल्फेट ए धातु का विलयन है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। और कॉपर सल्फेट की में डालते हैं इसमें तो यहाँ अभिक्रिया होती है, अर्थात विस्थापन की अभिक्रिया होती है। पर यहाँ जिंक सल्फेट का लिखा गया है तो यहाँ कोई नहीं डैश, और सिल्वर नाइट्रेट में भी यहाँ पर डैश बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद बी धातु में विस्थापन की अभिक्रिया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं। इसके बाद सी धातु में कोई अभिक्रिया नहीं, डी में कोई अभिक्रिया नहीं, यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं। और सी के लिए यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया होती है सी सिल्वर नाइट्रेट में, यहाँ अपन देख पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से सारणी है। सारणी में आपको ये बताना है किस विलयन में किसको डूबा गया है, तब आकर कौन अभिक्रियाशीलता ज्यादा दर्शा रहा है। ये 4 धातुओं के विलयन यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि ये ABCD के क्रम में कि इस सारणी का उपयोग करके धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जिसमें कि कहीं भी कोई भी विस्थापन की क्रिया इसे कोई विस्थापित नहीं कर पा रहा है, कोई यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो ये केवल सबसे अधिक क्रियाशील धातु है जो सबको विस्थापित कर रही है। यहाँ लगा देंगे बी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो बी जो लेंगे सबसे टॉप पर लेंगे, सबसे पहले नंबर पर बी लेंगे हम, ठीक है ना। बी सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ये नंबर 1 पर आ जाएगी, अब इसे नंबर 1 चुन लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर चर्चा कर रहे हैं हम। दूसरे नंबर पर बोल रहा है बी धातु बी को कॉपर सेकंड सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा। बी धातु को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। तो धातु बी कॉपर को विस्थापित कर देती है, यहाँ ये इसे विस्थापित कर देगी और कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग गायब हो जाएगा और लालिमा युक्त भूरे रंग की इस पर कॉपर पर परत चढ़ जाएगी, ठीक। तो कॉपर यहाँ से विस्थापित हो गया, मतलब ये कॉपर को विस्थापित कर रही है, विस्थापन की क्रिया उसमें हो रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं विस्थापित कर रही है इसे, तो यहाँ पर विस्थापन की क्रिया हो रही है, ठीक। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे नंबर क्वेश्चन से मिल लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन करता है आपसे यहाँ पर ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना किस प्रकार से क्रिया हो रही है और कौन से में किस प्रकार से क्रिया दी है। यहाँ सबसे पहली बात आप इसमें ये चुन लेंगे कि विस्थापन कहाँ पहले लिखा हुआ है सारणी में। विस्थापन सबसे पहले यहाँ लिखा है, इसीलिए पहले नंबर पर ये लेंगे। और विस्थापन की क्रिया यहाँ हो रही है तो ये दूसरे नंबर पर विस्थापन क्रिया इसमें हो रही है तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। और यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बी ए और फिर सी नंबर में विस्थापन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पर सी आ जाएगा और चौथे नंबर में कहीं भी विस्थापन की क्रिया नहीं हो रही है तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका क्रम सुनिश्चित हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। जब आप उनको घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले बी आ जाएगा, बी के बाद आएगा फिर घटते हुए क्रम में ए आ जाएगा, ए के बाद हम लिखेंगे इसमें फिर सी आ जाएगा, सी के बाद हम लिखेंगे फिर इसमें डी आ जाएगा। ये इनका घटता हुआ क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इनका क्रम भी बता देना है, ठीक।
समझ गए होंगे शायद। अब आप इस सारणी को किस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है चौथे नंबर पर, अभिक्रियाशील धातुओं को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, कौन सी गैस निकलती है। ये आपको पता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब उसे डालते हैं, कोई भी धातु को अम्ल के साथ डालते हैं तो स्वाभाविक है एक H2 गैस रिलीज होगी, अर्थात हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर इतना हो जाएगा। और साथ में एक और क्वेश्चन इसमें जुड़ा हुआ है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखी। तो ये रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सिंपल है, ये आप दे देंगे H2S4 के स्थान पर आप HCl ले लें, वो क्रिया करा दें। और नहीं आती तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आयरन के साथ तनु H2SO4 की क्रिया। Fe आयरन है और तनु H2SO4 ये हमने लिख दिया है H2SO4। एरो लगाएंगे, एरो के बाद आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन को हमें रिलीज करना है तो हाइड्रोजन सबसे पहले रिलीज कर देंगे, फिर लगाएंगे प्लस। यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारे पास शेष बचा है आयरन और शेष बचा है SO4, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट SO4 लवण। तो इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न हो जाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। यदि आप ये अभिक्रियाशील धातु देखना चाहते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करते देखना चाहते हैं, तो आप उसे किस प्रकार से क्रिया होगी ये आप देख लीजिए कि कैसे क्रिया हो रही है। मैं आपको इसमें Zn के साथ में इसकी क्रिया बता देता हूँ। Zn के साथ में तनु HCl की क्रिया जब होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन साथ में है, तो हाइड्रोजन गैस को हमें सबसे पहले रिलीज करना है। चूंकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा Zn और Cl की संख्या 2 है, तो ये बन जाएगा ZnCl2। इस प्रकार से जिंक क्लोराइड यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक। आप देख पा रहे होंगे 3.3 में यहाँ पर लिखा गया है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी हैं, और धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। नवी कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास को स्मरण कीजिए। अर्थात कक्षा 9 में आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीखा होगा, उनके आधार पर ये काम चलेगा पूरा, ठीक है ना। हमने जाना है कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। अर्थात जो उत्कृष्ट गैसें 18वें समूह में बैठी हैं उनकी अभिक्रियाएं बहुत ही कम होती हैं। इसीलिए हमें तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयुक्त कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। किस प्रकार से वे संयुक्त कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि हम जो देख लें उत्कृष्ट धातुएं जो रासायनिक अभिक्रिया इनकी बहुत कम होती है, उनकी संयुक्त कोष कैसे पूर्ण होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है समूह 18, ठीक है ना, 0 ग्रुप या शून्य समूह। इसमें देखिए पहली कक्षा, यहाँ देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहले में यहाँ पर लिखा है 2, दूसरे में लिखा है 8, ये इस प्रकार से दूसरे में 8 लिखा है। यहाँ लिखेंगे 2 और फिर देखेंगे हम 8 लिखा हुआ है, ठीक, और फिर 8 लिखा हुआ है। तो ये इनके अष्टक पूरे हैं, अर्थात इनकी वाह्यतम कक्षा भरी हुई है। फिर 2 लिखा है, फिर 8 लिखा हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे हो, तो फिर 18 लिखा है, फिर लिखा है 8, अर्थात इनकी वाह्यतम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका अष्टक पूरा हो जाता है और ये बहुत ही कम क्रिया करते हैं, इसलिए जो उत्कृष्ट या शून्य समूह की गैसों के नाम से जानते हैं। जबकि इनके बाजू वाले में आप देखेंगे 17वें समूह में आप देखेंगे, पास वाले समूह में, इससे पहले वाले में 8 की जगह 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, और उससे पहले वाले में आप देखेंगे 6 6 6 6, अर्थात 6 6 है, और इससे पहले वाले में 5, उससे पहले वाले में 4, उससे पहले वाले में 3। ये आप इस प्रकार से क्रिया को देख सकते हैं। तो ये एक क्रम है जिसकी सहायता से ये अपनी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर इनके धातुओं की अधातुओं के साथ धातुओं के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं वापस। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर ध्यान दीजिए। मैंने अभी हाल आपको बताया था, सारणी 3.3 में देखे जा सकते हैं। और सोडियम परमाणु के वाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आपने
यह अपने कोष से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब यह एल कोष का बाह्यतम कोष बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित होते हैं। इससे परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इस पर धनावेश की अधिकता हो जाती है और यह सोडियम धनायन प्रदान करता है। ये बात आपको समझाने के लिए मैं आपको नए पेज पर ले चलता हूँ, जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा किस प्रकार से सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और किस प्रकार से वो धनायन बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 रह जाती है। यहाँ सोडियम धातु पे आप बात कर रहे हैं, तो सोडियम धातु के बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास में पहली कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, दूसरी कक्षा में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और बाह्यतम कक्षा में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ये चलते हैं KLM, ये कोष हैं कक्षा के, अर्थात n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बता रहा है m कोष के यदि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाए तो l कोष में 8 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, जो कि पूरी भरी हुई होती है कक्षा। तब यहाँ पर केवल 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। 10 क्यों? क्योंकि अभी यहाँ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 10 और 1 यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में बैठा है 11। अब 1 इलेक्ट्रॉन m कोष से यदि निकल गया तो शेष बचे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10। 1 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गया। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इसमें प्रोटॉन है, वो बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए, सोडियम परमाणु Na परमाणु क्रमांक 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और यहाँ पर 11 परमाणु क्रमांक होने के साथ साथ इसमें यह देखा जाता है कि प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। यदि मैं इसका परमाणु मॉडल बनाना चाहूँ तो आपको, यदि पहले परमाणु मॉडल बनाए हों तो अभी आप समझ लें, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से आप परमाणु मॉडल बना सकते हैं। पहली इसका नाभिक हो गया, नाभिक के बाद ये इसके पहला राउंड अर्थात पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ये फिल कर दिए, एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में आप देखेंगे इसी प्रकार से मैं आपके सामने बता रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आप फिल करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। और तीसरी कक्षा जो कि अब बनेगी, इसकी थर्ड रो सर्कल जो बना रहा हूँ मैं आपके सामने, वो इसकी तीसरी कक्षा कहलाएगी। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा ये हो जाएगी n बराबर 1, जो हो जाएगी n बराबर 2 और ये हो जाएगी n बराबर 3। ठीक, ये तीनों कक्षाएं आपके सामने हैं। n बराबर 1 कक्षा को K कोष माना गया है, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर दूसरी कक्षा को L कोष माना गया है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। M कोष इसी तीसरी कक्षा माना गया है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके सामने है। अब बोल रहे हैं कि यदि बाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो निकल गया, मान लेते हैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक, बाहर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो शेष नहीं रहा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास बची कितनी? 10। प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, यहाँ 11 होगी प्रोटॉन की संख्या। अब आप देखेंगे प्रोटॉन का मतलब होता है P के ऊपर होता है धनावेश। प्रोटॉन होते हैं हमेशा धनावेश और इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा ऋणावेश। ठीक, आगे देखते हैं कि प्रोटॉन धनावेश है, ये धनावेश हैं, 11 धनावेश है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास ऋणावेश की संख्या कितनी बची है? 10। यदि इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं तो +1 निकल कर आता है सामने, और सोडियम धातु के ऊपर यही +1 यहाँ दिखाई देता है। ये इसे ये बताता है कि मैं एक धन आवेशित आयन हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाने से प्रोटॉन की संख्या का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देने लगता है। यदि सोडियम पुनः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो यहाँ का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सोडियम पे कोई आवेश नहीं रहेगा। यहाँ पर यदि हम +1 और करते हैं
इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से धातुएं ये आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास की चर्चा मैं कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में मैं आपको इसमें बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में चलो आपको सोडियम का करके बताता हूँ, तो आप उससे देख लें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए जरूरी होता है अबॉव का नियम। एक नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यदि आप इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखना चाहते हैं तो एक नियम के सहारे आप इसमें सीख सकते हैं। अबॉव नियम के आधार पर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास सीख सकते हैं। ये है 1s, यहाँ मैं लूँगा आपके सामने 2s, और यहाँ पर लूँगा मैं 2p, यहाँ लूँगा मैं आपके सामने 3s, और यहाँ लूँगा मैं आपके सामने 3p, यहाँ लूँगा मैं आपके सामने 4s, और ये लूँगा मैं आपके सामने 4p, यहाँ 5s आपके सामने, और यहाँ लूँगा मैं 5p, और यहाँ लूँगा 6s, और यहाँ 6p, और यहाँ ले लूँगा मैं 7s। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करते हैं। आपको एक थीम ध्यान रखना पड़ेगी, एस उपकोष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम तो चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। पी उपकोष होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम जा सकते हैं। इसके बाद डी की बात कर रहा हूँ, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते आप डी उपकोष में। और एफ उपकोष होगा उसमें 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते, कम तो भर सकते हैं लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, और डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, और एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इसके बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, और 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, और 3p के बाद 4s में, 4s के बाद यहाँ जाएगा 3d में, और 3d से निकल कर जाएगा 4p में। 4p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5s में, 5s के बाद आप यहाँ देखेंगे 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4d के बाद जाएगा 5p में। ठीक, और यहाँ आप देखेंगे 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 6s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आप देखेंगे यह इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले 4f में, फिर जाएगा 5d में, फिर 6p में, इसके बाद जाएगा 7s में। इलेक्ट्रॉन का भरने का एक क्रम है जिसे अबॉव के नियम के नाम से जाना जाता है। इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। चलो इसी के आधार पर मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। यदि आप सोडियम की चर्चा करना चाहते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसे भरना है तो सबसे पहले हमें 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1s में हम कितने भर सकते हैं, s में केवल 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। हमारे पास 11 है तो 2 भर दिए, कोमा लगाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएगा 2s में। हमारे पास अब भी 9 बचे हुए हैं, 2 इसमें भर देते हैं, फिर कोमा लगाएंगे, कहाँ में जाएगा 2p में। यहाँ हम 6 तक भर सकते हैं, तो मैं 6 इसमें डाल देता हूँ, तो जो हो जाएंगे 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, हो जाएगा 3s में। तो 3s में हम यहाँ इस इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो भी एक हमारे पास बचा है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो चुका है। ठीक, और जब आयतन कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही बाहर निष्कासित होता है, शेष बच जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बाद में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप तक अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको विज्ञान विषय के पाठ्यगत प्रश्नों के आधार पर पेज टू पेज वीडियोस मिलेंगे। ठीक, अभी अध्याय 3 चल रहा है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। लाइक आप कर नहीं रहे तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करने से मुझे संबल मिलेगा, और साथ साथ में मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक।